अरे ठीक है। क्लास में कल शेड्यूल नहीं हो पाया था तो इसलिए क्लास के बाहर एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन को डिस्कशन में लिया है। ठीक है, तुम लोग के 34 क्वेश्चन जो हैं वो 34 क्वेश्चन पहले वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं, तो वो वीडियो जब अपलोड होंगे तो एक बार उसको देख लेना। ठीक है, वहाँ पे सारे कुछ 34 स्टार्टिंग के 34 क्वेश्चन वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है, तो 34 के आगे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आज इस चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन पढ़ लिया था, कोई डाउट है उसमें किसी को रेस्पिरेशन टॉपिक में? तो रेस्पिरेशन में अगर डाउट नहीं है तो उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चंस को करने के बाद से टॉपिक स्टार्ट करेंगे वहाँ पे नया, जिसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। चलो अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 35 तक क्वेश्चन मैंने इसके पहले डिस्कशन में ले लिया है, तो यहाँ पे 36 क्वेश्चन है। हार्मोन्स हैव डैश इफेक्ट। ऑप्शन ए है यहाँ पे स्टिमुलेटरी, ऑप्शन बी है इनहाइबिटरी, ऑप्शन सी है स्टिमुलेटरी इनहाइबिटरी, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी जो है वो है नॉन रेगुलेटरी। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर तुम्हें जब टॉपिक पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे ही बताया था कि सिर्फ स्टिमुलेट करने वाले ही हार्मोन्स नहीं होते हैं, कुछ इनहाइबिट करने वाले भी होते हैं। जैसे तुमने पढ़ा था GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मैंने तुम्हें बताया था जो स्टिमुलेट करता है, या फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड पिट्यूटरी रिलीज करता है ताकि थायराइड से थायरॉक्सिन रिलीज कराया जा सके। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH यहाँ पे पढ़ा था, TSH यहाँ पे मैंने बताया था कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या करता था, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता था और वहाँ से थायरॉक्सिन रिलीज कराता था। ठीक है, वहाँ से क्या रिलीज कराता था, थायरॉक्सिन। फिर बताया था वहाँ पे गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन, क्या बताया था, गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन, जो कि हमारे गोनाड्स पे जाके वर्क करता था और वहाँ से जो सेक्सुअल हार्मोन है उनके रिलीज को क्या कर देता था, रोक देता था। मैंने दो चीज़ें बताया था तुम्हें, एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक क्या था, एक इनहिबिटरी हार्मोन। तो इसलिए हमारा जो हार्मोन होता है वो दोनों इफेक्ट शो करता है। कौन कौन सा, ए एंड बी, स्टिमुलेट भी करेगा और इनहिबिट भी करेगा। क्लियर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एनिमल्स कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज थ्रू। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37 नंबर का, वो क्वेश्चन देखो, ये जब ये 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें, वो जो क्वेश्चन जब तुम एक बार कर लोगे ना तो तुम्हारे पूरा का पूरा चैप्टर रिकैप हो जाएगा। मतलब उस पूरे चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा लाइन नहीं होगा जहाँ से क्वेश्चन इसमें नहीं पढ़ा है, तो इसलिए पूरा क्वेश्चन करोगे तो पूरा टॉपिक रिकैप भी होगा। एनिमल्स कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज थ्रू, एनिमल्स कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटी थ्रू। ऑप्शन ए है यहाँ पे नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी है एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर हार्मोन कह लो, एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन। ठीक है, सी बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन ब्रेन। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि एनिमल्स कोऑर्डिनेट देयर एक्टिविटीज, एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे आंसर होगा क्या, बोलो, both A and
बी। मैंने बताया था ना कि नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम कहाँ पे बात कर रहे हैं हम? एनिमल्स के अंदर। किसके अंदर बात कर रहे हैं? एनिमल्स के अंदर। प्लांट में होता तो क्या होता? सिर्फ हार्मोन होता। प्लांट के अंदर क्या होता? सिर्फ हार्मोन होता, क्योंकि प्लांट में कोई न्यूरॉन जैसा चीज नहीं होता, इसलिए वहां पे कोई नर्वस सिस्टम जैसा चीज नहीं होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे दोनों होगा। अगर एनिमल्स का केस है, अगर इसी क्वेश्चन को उसको बदल दें और यहाँ पे प्लांट लिख दें या किसी प्लांट का नाम लिख दें, अब एनिमल्स में बियर लिख दें, एनिमल्स में एलिफेंट लिख दें, तो थोड़ा सा ये हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि वो क्वेश्चन पूछने का तरीका अगर बदलते हैं, एनिमल्स की जगह किसी स्पेसिफिक एनिमल का नाम पूछ देते हैं, तो उसमें क्या करना है? तो एनिमल ही, तो जितने भी एनिमल होंगे सारे एनिमल में चीज़ें होती होंगी। बात समझ में आ गई? तो इसलिए हमको यहाँ पे बहुत उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हो गया ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, देखो 38 जो नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज आर ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन इन प्लांट? ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन इन प्लांट। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, टॉपिक से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग is or are growth promoter hormone? Growth promoter hormone और S hormones इन प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन ए ऑक्जिन, ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड ABA, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन एंड ऑप्शन डी यहाँ पे है A एंड C। हाँ बेटा, क्या है डी वाला? तो मैंने क्या लिखा है? कोई बात, अच्छा आंसर बता रहे हो, चलो ठीक है। अब देखो मैंने 5 हार्मोन का नाम बताया था तुमको, कौन कौन सा बताया था? नाम बताओ। ऑक्सिन बताया था, उसके बाद क्या बताया था? साइटोकाइनिन, ठीक है, फिर जिब्रेलिन बताया था, उसके बाद ABA बताया था, और फिर लास्ट में एक इथाइलिन बताया था। इथाइलिन क्या था? गैसियस हार्मोन, एक गैसियस हार्मोन की तरह वर्क करता था। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग के 3 पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं। स्टार्टिंग के 3 क्या करते हैं? पॉजिटिव चेंजेस। लेंथ का ग्रोथ कराएंगे, ये सेल डिवीजन करेंगे, नए नए सेल का फॉर्मेशन करेंगे, सेल का यहाँ पे क्या होगा, इंटरनोड के बीच में लेंथ बढ़ाएंगे, तो ये पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? प्रमोटर हार्मोन। क्या कहते हैं? प्रमोटर हार्मोन। और ये जो 2 हार्मोन नीचे के दिए हुए हैं, नेगेटिव चेंजेस लेके आते हैं। नेगेटिव चेंजेस लेके आते हैं, नेगेटिव इन द सेंस हमारे परसिवरेंस में नेगेटिविटी। जैसे ये मान लो कि डोमिनेंसी करा देंगे, या फिर मान लो कि ये विल्टिंग करा देंगे, फ्रूट राइपेनिंग करा देंगे, तो इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? बोलो, इनहाबिटर हार्मोन, ग्रोथ इनहाबिटर हार्मोन, ठीक है। तो अब इन तीनों में से अभी यहाँ पे देखो, ऑक्सिन दे रखा है, आंसर सही है, साइटोकाइनिन दे रखा है, आंसर सही है, इन दोनों को मिला के यहाँ दे रखा है, सही है। तो हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा? डी वाला होगा, क्योंकि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हमारे दोनों में से मिल रहे हैं यहाँ पे। अगर इसके साथ यहाँ पे जिब्रेलिन भी दे देता तो ये तीनों हो जाते। तो इन तीनों में से किसी को का कॉम्बिनेशन या कोई एक हार्मोन का नाम भी अगर दे देता है तो वो तीनों क्या होंगे? तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन है तो हमारा आंसर सही होगा। प्रमोटर अगर पूछेंगे तो, और इनहिबिटर पूछेंगे तो इन दोनों में से कोई एक सही होगा। क्लियर है? बोलो नेक्स्ट। चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन करो, क्योंकि चैप्टर जितनी बार पढ़ोगे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन चैप्टर एक बार पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो एटलीस्ट तुमको पता चल जाएगा ना कि कॉन्सेप्ट का डिफरेंस कहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस क्या कहलाता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस के डायरेक्शन में अगर प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? बोलो बोलो,
ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? ट्रॉपिज्म या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट। यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है ट्रॉपिज्म दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन नेस्टिज्म दिया हुआ है। नेस्टिज्म क्या होता है? नेस्टिज्म क्या होता है? बोलो। अब बताओ कौन सा आंसर होगा? ए होगा। कितने लोग ए के साथ जा रहे हैं, कितने लोग सी के साथ जा रहे हैं, और कितने लोग कुछ नहीं जान रहे? चलो देखो ध्यान से यहाँ पे समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, इन डायरेक्शन, या अगर उससे अगेंस्ट डायरेक्शन की बात करता या उससे दूर जाने की बात करता तो क्या होता? नेगेटिव। देखो डायरेक्शन की बात है तो ट्रॉपिज्म होगा, लेकिन अगर उसके डायरेक्शन जहां पे स्टिमुलस है उसके डायरेक्शन में अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर उससे अवे के डायरेक्शन में, उससे अपोजिट डायरेक्शन होता तो उसको हम क्या कहते? नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अगर किसी डायरेक्शन की बात ही नहीं होती तो फिर क्या कहते? नेस्टिज्म। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट चलो यहाँ पे क्वेश्चन। साइंस में तुम्हारे क्वेश्चन एमसीक्यूज अब पूछे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। इसी साल से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछना, तो इसलिए एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The growth of stem is known as, the growth of stem is known as, क्वेश्चन है ए बी सी एंड डी। ऑप्शन ए देखो यहाँ पे है जियोट्रॉपिज्म, ऑप्शन बी ग्रेविट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। चलो बताओ क्या है ग्रोथ ऑफ स्टेम? क्या है? देखो यहाँ पे सुनो, अब इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी क्या है कि आपने कभी सिलेबस को पढ़ाते टाइम, थियरी पढ़ाते टाइम आपने स्टेम के ग्रोथ को कभी किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस के रेफरेंस में नहीं रखा था। आपने स्टेम का ग्रोथ प्लांट के फोटो के यानी कि लाइट के प्रेजेंस में भी दिखाया था। आपने स्टेम का ग्रोथ ग्रेविटेशन के इफेक्ट में भी दिखाया था। आपने स्टेम का ग्रोथ हाइड्रो यानी वाटर के रेफरेंस में भी दिखाया था। यहाँ तो क्वेश्चन पूछ रहा है और क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, जियो वाला। तो देखो जब एमसीक्यूज पूछे जाते हैं ना, अब जैसे मान लो कि इस क्लास में 4 बच्चे हैं, ठीक है, मान लो ये चार बच्चे अगर बैठे हुए हैं, 4, और इन 4 में अगर हाइट का एक रेंज है, ठीक है, या 5 बच्चे उस हाइट का रेंज है, तो सबसे बड़ा, फिर छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा है। एमसीक्यू का क्वेश्चन बदलता कैसे? हम क्या करते हैं कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट याद कर लेते हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट याद कर लेते हैं। वो ऑप्शन में क्या करते हैं कि लार्जेस्ट को छोड़ के सेकेंड लार्जेस्ट के आगे 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो तुम्हें क्या पता था? लार्जेस्ट पता था, और उसमें वो लार्जेस्ट पूछ लेते हैं। बात समझ में आ रही है? कैसे क्वेश्चन समझो। मान लो तुमको पता है 1 2 3 4 एंड 5 में जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है? 1 है। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन पूछ दिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट नंबर, तो अब तो 1 याद नहीं रखोगे ना, अब तो तुम्हें क्या कहना पड़ेगा? 2। अगर मैंने कह दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट नंबर, अब क्या कहोगे? 3। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एमसीक्यूज के क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं सिर्फ उनमें बात करनी है। बात समझ में आ रही है? चाहे वो आपके सिलेबस में बताया गया हो या फिर ना बताया गया हो। तो यहाँ पे अगर जियोट्रॉपिज्म की बात कर रहे हैं तो यानी कि ग्रेविटेशन के प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब ग्रेविटेशन के प्रेजेंस में याद करो, मैंने बताया था पॉट वाला क्वेश्चन, ऐसे बताया था, यहाँ रूट होता था, यहाँ स्टेम होता था, ऐसे पलट दिया, ये इधर की तरफ ग्रो करने लगता था और ये इधर की तरफ ग्रो करने लगता था। ठीक है, तो ग्रेविटी कहाँ से ले रही है? ग्रेविटी नीचे के डायरेक्शन में उसको पुल करेगी, नीचे के डायरेक्शन में, और ग्रोथ ऑफ स्टेम कहाँ हो रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में। तो जियोट्रॉपिज्म तो हो रहा है, क्या हो रहा है? जियोट्रॉपिज्म, लेकिन जो ग्रोथ हो रहा है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा?
नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आंसर क्या होगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। जियोट्रॉपिज्म की हर जगह बात हो रही है, यानी कि ग्रेविटी की बात हो रही है, तो जियो तो होगा ही। स्टेम के अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, ये तो तुम्हें पता ही है। तो जियोट्रॉपिज्म तो ये शो कर रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव कैसे डिसाइड करेंगे? अर्थ जो है उस सिस्टम को नीचे की तरफ खींचेगी, लेकिन उसका ग्रोथ कहाँ हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो मतलब जिधर से ग्रेविटी आ रही है उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। बात समझ में आ गई? अगर ये रूट में पूछ लेते तो क्या हो जाता? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर है ना? अगर रूट में पूछ लेते तो क्या हो जाता? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। क्लियर है? चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, when we touch the leaves of मिमोसा प्लांट। मिमोसा प्लांट कौन सा होता है? छुई मुई प्लांट। टच मी नॉट एट छुई मुई, या उसको मिमोसा प्यूडिसा, तीनों कहते हैं, तीनों नाम है उसका, तो नाम याद रखना। मिमोसा प्लांट, वी ऑब्जर्व, हम क्या देखते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव होता तो तुम वहां पूरी गाथा लिख के आ सकते थे कि एक प्लांट देखा हमने मिमोसा प्यूडिसा का, उसको ऊपर से टच किया, नीचे से टच किया, उसके किसी भी डायरेक्शन से टच किया, उस प्लांट के लीफ ने क्या किया कि अपने आप को, उसके जो लिफलेट से उसने अपने आप को एक डायरेक्शन में कर्ल कर लिया। ठीक है, वहां पे हमने ये देखा कि डायरेक्शन ऑफ टच और कर्लिंग के अंदर कोई रिलेशन नहीं था, ये तुम एक्सप्लेन करते। अब यहाँ पे देखो एमसीक्यू के फॉर्म में कैसे इसके आंसर को एक तरह से बाइंड अप कर देते हैं। ये ऑप्शन है यहाँ पे फोटोनेस्टी, फोटोनेस्टी। ऑप्शन सेकंड क्या है? थर्मोनेस्टी, थर्मोनेस्टी। ऑप्शन थर्ड क्या है? थिग्मोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी। एंड ऑप्शन फोर्थ क्या है यहाँ पे? हाइड्रोनेस्टी। क्या है? हाइड्रोनेस्टी। ध्यान से देखो, थिग्मोनेस्टी, हाइड्रो। मैंने तुम्हें बताया था कि मिमोसा जो प्लांट होता है उसको जब तुम टच करोगे, क्या करोगे? टच करोगे, तो फिर वो अपने लीफ के जो इसके लीफलेट्स हैं उनको कर्ल कर लेगी। ठीक है, वो मोड़ लेगी, इनफोल्ड कर लेगी। तो ऐसा कब होता है? जब उसको तुम टच करते हो। अब ऐसा तो नहीं है कि प्लांट हमेशा सनलाइट में और अपने आप को कर्ल किए हुए, ऐसा तो होता नहीं है। तो फोटो, उसके ऊपर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं है। दिन और रात का कोई सीजन तो नहीं होता कि दिन में टेम्परेचर ज्यादा है तो वो कर्ल कर लेगी, रात में टेम्परेचर कम है तो कर्ल नहीं करेगी, ऐसा भी कोई सीन नहीं होता। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट, यानी कि टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोनेस्टी, पानी डाल दिया तो कर्ल कर लेगी, पानी नहीं डाला तो कर्ल लेगी नहीं। रेनी सीजन में कर्ल रहेगी, ऐसे सीजन में खुली रहेगी, ऐसा तो होता नहीं है कुछ। तो हाइड्रोनेस्टी में आने हुई होती क्या है? थिग्मोनेस्टी। और नेस्टी का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन लेस ग्रोथ। नेस्टी का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन लेस ग्रोथ, जहाँ पे जो स्टिमुलस है और जो पार्ट ऑफ प्लांट जहाँ पे हमको इफेक्ट देखना है उस स्टिमुलस का, उसके बीच में कोई डायरेक्शन का रिलेशन नहीं होता है। क्लियर है? तो ये आंसर आसान है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द फ्लावर ऑफ लोटस एंड सल्फ फ्लावर ओपनिंग इन मॉर्निंग, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ। देखो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चन में तुम्हें नए नए प्लांट में जो इफेक्ट देखने को मिलता है, मैंने वो इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में डाल रखा है। तो अब कभी अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं तुमसे एग्जाम में पूछ लूं तो तुम ये नहीं कह सकते कि सर ये एनसीईआरटी में नहीं है और सर ये आपने बताया नहीं था। ठीक है, बहुत सारे डेटा इसमें ऐसे हैं जो मैंने तुम्हारे बुक में नहीं था, इसलिए मैंने उसको थ्योरी के क्लास में नहीं बताया था, लेकिन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में डाल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड एक और आगे आने वाला क्वेश्चन रहेगा। उस क्वेश्चन को अगर तुम थोड़ा सा सोच के करोगे तो कर लोगे। यहाँ पे देखो, द फ्लावर ऑफ लोटस एंड सनफ्लावर ओपन इन द मॉर्निंग, ओपन इन द मॉर्निंग।
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए थिग्मोनेस्टी, ऑप्शन बी थर्मोनेस्टी, थर्मोनेस्टी, फोटोनेस्टी एंड ऑप्शन डी ट्रॉपिक मूवमेंट। बताओ भाई क्या है? फोटोनेस्टी। ये वाला याद है तुम्हें क्या? सनफ्लावर का एग्जाम्पल जब तुम्हें बताया था क्लास में, क्या बताया था सनफ्लावर के एग्जाम्पल? क्या होता था? तो उसके ओपनिंग और सन के लाइट में कोई रिलेशन है क्या डायरेक्शन का? बोलो। सनफ्लावर के ओपनिंग ब्लूमिंग में और लाइट के डायरेक्शन में कोई रिलेशन है क्या? बोलो। तो उस अगर कोई रिलेशन है तो क्या वो नेस्टिक मूवमेंट होगा? बोलो। थोड़ा सा कॉमन सेंस देखो, यहां पे मैंने लोटस और सनफ्लावर डाल रखा है। देखो यहां पे लोटस और सनफ्लावर डाल रखा है। अगर मैं लोटस की जगह पे किसी अननोन फ्लावर का भी नाम डाल देता जिसको मैंने नहीं पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन उसके साथ मैंने एक ऐसा ऑप्शन डाल रखा है जो तुम्हें पढ़ाया मैंने, तो यानी कि इन दोनों का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा? सेम होगा। अब लोटस की जगह मैं किसी और फ्लावर का नाम डाल दूं तो भी, और इस लोटस डाल रखा हूं तो भी, हमको आंसर किसके बेसिस पे निकालना है? सनफ्लावर के, क्योंकि यही हमने पढ़ा है, हमने इसी को पढ़ा है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ट्रॉपिक मूवमेंट होगा। आंसर क्या होगा? ट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि लाइट से वहां पे रिलेशन सनफ्लावर का होता है और उसको मैंने एग्जाम्पल में तुम्हें समझाया भी था। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे, द शॉर्टर फाइबर ऑफ नर्व सेल आर कॉल्ड। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। शॉर्टर फाइबर ऑफ नर्व सेल आर कॉल्ड, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन में डेंड्राइट, एक्सॉन, साइनेप्स एंड नर्व फाइबर दिया हुआ है। तो शॉर्टर फाइबर क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ नर्व कॉल्ड, लॉन्गेस्ट फाइबर को क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं है। Which of a nerve cell receive the nerve impulse passed by another nerve cell? Question थोड़ा सा confusious. Which structure of a nerve cell receive the nerve impulse passed by another nerve cell? एक दूसरे नर्व सेल, मान लो एक पहले नर्व सेल था, उसने एक इम्पल्स पास किया, तो दूसरे नर्व सेल का कौन सा पार्ट उसको रिसीव करेगा? याद है फिगर बनाया था, यहाँ एक नर्व सेल बनाया था और फिर अगले सेल का क्या बनाया था? डेंड्राइट बनाया था। क्या बनाया था? डेंड्राइट। तो इस नर्व सेल से अगले नर्व सेल का कौन सा स्ट्रक्चर उसको रिसीव कर रहा है? डेंड्राइट रिसीव कर रहा है। क्लियर है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट, बाय विच स्ट्रक्चर डज नर्व इम्पल्स पास फ्रॉम वन नर्व सेल टू अदर नर्व सेल? कौन सा आंसर हमारा होने जा रहा है? एक्सॉन। देखो ऐसे हम जो डेंड्राइट होता है उसको कंडक्शन के लिए क्यों नहीं कंसीडर करते? देखो डेंड्राइट का जो लेंथ होता है बहुत छोटा होता है। डेंड्राइट का लेंथ क्या होता है? बहुत छोटा। वो इतना छोटा होता है कि वो जैसे ही रिसीव करता है वो इम्पल्स तुरंत कहाँ पहुंच जाता है? साइटोन के अंदर। तो कंडक्टिव नेचर उसके अंदर उतना ज्यादा नहीं होता। वहां पे कंडक्टिव नेचर हमको वेल वहां पे दिखता किसमें है? एक्सॉन के अंदर, जो वहां पे करंट का डायरेक्शन तुम्हें पढ़ा के दिखाया था। तो एक्सॉन के अंदर कंडक्शन हमको पूरा पूरा दिखता है। इस वजह से हम कंडक्टिव पार्ट ऑफ एक्सॉन, सॉरी न्यूरॉन किसको मानते हैं? एक्सॉन को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? एक्सॉन। यहाँ पे नेक्स्ट देखो, आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू अ नर्व सेल द नर्व इम्पल्स गेट कन्वर्टेड इनटू। एक नर्व सेल से ट्रेवल करते हुए नर्व इम्पल्स किस में कन्वर्ट होता है? बोलो। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल। और अगर यहीं पे क्वेश्चन बदल देते, आफ्टर ट्रेवलिंग, सॉरी, क्वेश्चन फिर से पढ़ो ध्यान से। आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू अ नर्व सेल द नर्व इम्पल्स गेट कन्वर्टेड इनटू, किसमें? आंसर क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
थोड़ा सोचो उस पर, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सोचो और आंसर मुझे बताओ। अपना अपना आंसर रखो, मैं अभी देखता हूँ किसको कितना आता है, क्योंकि यहाँ पे आंसर तुम्हारे लिटरेचर के नॉलेज पे डिपेंड करता है, तुम्हारे लैंग्वेज के नॉलेज पे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन है आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू the nerve cell the nerve impulse get converted into option 1 2 3 and 4। 1 क्या है? केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मैकेनिकल सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। बताओ भाई आंसर। मैकेनिकल सिग्नल, और तुम बताओ क्या होगा? अभी तो क्वेश्चन ही पढ़ रहे हो, तुम बताओ, बैठे बैठे बताओ। मैकेनिकल, यू मैकेनिकल। हाँ, तुमने तो पढ़ा ही नहीं है क्लास। मैकेनिकल, हाँ तुम हीरो। हाँ इलेक्ट्रॉनिक, यू बेटा मैकेनिकल। सरकार बनवा रहे हो तुम लोग यहाँ पे मैकेनिकल की। चलो देखो ध्यान से, याद करो मैंने कुछ बताया था न्यूरोट्रांसमीटर करके। क्या बताया था? न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता था? एसिटाइल कोलिन होता था। अरे बोलो, एसिटोकोलिन। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू नर्व सेल से ट्रेवल करने के बाद, नॉट ड्यूरिंग कंडक्शन थ्रू नर्व सेल में कंडक्शन के टाइम पे नहीं, आफ्टर नर्व सेल को क्रॉस करने के बाद द नर्व इंपल्स गेट कन्वर्टेड इनटू। याद करो यहाँ पे, एक ये हो गया न्यूरॉन, ये उसका एक्सॉन, ये उसका एक्सॉन एंडिंग, और फिर अगले का ये डेंड्रॉइड। ऐसे मान लो कुछ स्ट्रक्चर। यहाँ से नर्व इंपल्स जनरेट हुआ, ऐसे पास करते करते कहाँ पहुँच गया? एक्सॉन एंडिंग पे। यहाँ से एसिटिल कोलिन रिलीज होता है, और वो एसिटिल कोलिन इस इलेक्ट्रिक इंपल्स को किस फॉर्म में? केमिकल इंपल्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में? केमिकल इंपल्स के फॉर्म में यहाँ से लेके जाता है, और कहाँ पे? अगले डेंड्रॉइड तक। याद है साइनेप्स को कैसे क्रॉस करता है? नहीं बताया था क्या क्लास में? बोलो, बताए थे ना बेवकूफ। देखो, आफ्टर ट्रेवलिंग थ्रू नर्व सेल से को क्रॉस करने के बाद, मतलब एक न्यूरॉन को क्रॉस करने के बाद अगले न्यूरॉन तक इंपल्स किस फॉर्म में पहुंचता है? साइनेप्स के थ्रू क्या इलेक्ट्रिक इंपल्स पास करेगा? बोलो, वैकेंट स्पेस में इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी? नहीं करेगी। तो इसीलिए तो यहाँ पे क्या रखा था? न्यूरोट्रांसमीटर, जो इस इंपल्स को बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसको लेके जाता था कहाँ पे? अगले के पास, केमिकल फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? और फिर यहाँ जाने के बाद डेंड्रॉइड का जो रिसेप्टर होता था उसको किस में कन्वर्ट कर देता था? इलेक्ट्रिक इंपल्स में। तो यहाँ से क्या होता था? इलेक्ट्रिक इंपल्स, केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिक इंपल्स, केमिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिक इंपल्स, केमिकल सिग्नल। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा? केमिकल सिग्नल। आंसर क्या होगा? केमिकल सिग्नल। थोड़ा इसको रिवाइज किया करो, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी अगर ये तुमने नहीं पढ़ा और फ्यूचर में अगर तुमको ये लगता है कि मुझे आगे चल के बायोलॉजी के स्ट्रीम से जाना है, तो फिर ये सारी चीज़ें तुम्हें यहीं पढ़नी पड़ेंगी। ये आगे चल के पढ़ाया नहीं जाता है, सिलेबस में होता है, लेकिन टीचर ये बोल के आगे बढ़ जाते हैं कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। टीचर ये बोल के निकल जाते हैं कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो 10th क्लास में पढ़ लो ना, तभी तो तुम्हें टीचर कहेंगे 10th क्लास में पढ़ा होगा तो समझ में आएंगी चीज़ें। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन,
द स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट ब्रेन इज कॉल्ड, द स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट ब्रेन इज कॉल्ड, यहाँ पे ऑप्शन दिया वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम, थैलमस, कार्पस कॉलोसम। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्रेनियम। यहाँ पे एक ही प्रोटेक्टिव यूनिट की बात है क्रेनियम की, मेनिंजेस होता तो क्रेनियम प्लस मेनिंजेस हो जाता, अगर वहाँ क्रेनियम, मेनिंजेस एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता तो ये तीनों हो जाते। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द ब्रेन इज सराउंडेड बाई मेम्ब्रेन्स कॉल्ड, ब्रेन कुछ मेम्ब्रेन से ढका होता है, उस मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं? मेनिंजेस। कौन कौन से मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ पे मेनिंजेस के अंदर? बोलो, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड एंड पायामेटर। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, विच मैटर इज प्रेजेंट इन आउटर रीजन ऑफ ब्रेन, ब्रेन के आउटर रीजन में कौन सा मैटर होता है? ये बताया था तुमने, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर बताया था ना। तो वहां पे बताया था कि ब्रेन को ऊपर से देखोगे यानी उसके बाहर देखोगे तो कौन सा मैटर दिखेगा, और अंदर वाला, तो बाहर कौन सा मैटर दिखता था? ग्रे मैटर, और अंदर कौन सा मैटर दिखता था? व्हाइट मैटर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विच मैटर फॉर्म द इनर पार्ट ऑफ द ब्रेन, व्हाइट मैटर, ये तो तुम्हें पता है। विच आर द फॉलोइंग प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से कौन बचाता है? याद करो, फ्लूइड बताया था, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बताया था? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो उसको क्या करता था? देखो, कभी भी मैंने तुम्हें बताया कि जितने भी डेलिकेट ऑर्गन होते हैं, जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, तो उनके बाहर क्या होता है? फ्लूइड का एक प्रोटेक्शन भी होता है। अभी तुमको लंग्स पढ़ाया था, तो लंग्स में किस फ्लूइड की बात की थी? प्लेउरा की। किसकी बात की थी? प्लेउरा फ्लूइड, प्लेउरा मेम्ब्रेन्स के बीच में, तो वो उसको मैकेनिकल शॉक से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है? तो फोर ब्रेन का सेरिब्रम वाला हिस्सा सबसे बड़ा है, वो तुमको दिखता भी है ऐसे फिगर में देखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर आर ज्वाइंट टुगेदर बाय, याद करो मैंने बताया था कि जब सेरिब्रम को ऊपर से देखोगे तो वो दो हाफ में डिवाइडेड होता है, एक इधर राइट है हाफ एंड लेफ्ट हाफ, और बीच में क्या होता है? एक बैंड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? बैंड। मान लो उस बैंड का नाम तुम्हें नहीं बताया होता, बैंड का नाम नहीं बताया होता, मैंने नाम बताया है लेकिन नाम नहीं बताया होता तो क्वेश्चन कैसे करते? यहाँ पे दिया, विच इज द टू सेरिब्रल हेमिस्फेयर आर ज्वाइंट टुगेदर बाय क्रेनियम, क्रेनियम से तो ज्वाइन होता नहीं है, क्रेनियम क्या करता है? बोलो, उनको प्रोटेक्ट करता है। पोन्स ब्रेन का पार्ट है तो उसको ज्वाइन तो करता नहीं है। मेडुला ऑब्लैंगेटा, वो भी ब्रेन का पार्ट है, वो भी किसी ज्वाइनिंग का काम नहीं करता, तो बचता क्या है? कॉर्पस कोलोसम, एक बैंड होता है जो उसको क्या करता है? दोनों हाफ को जोड़ता है। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ईच सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू लोब्स, कितने लोब्स में डिवाइड होता है? 2 लोब्स में। कितने लोब्स में डिवाइड होता है? 2 लोब्स में। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो तो इसको करके आना कॉपी में। हाँ, अभी कर लिया है, लेकिन इसको कॉपी में अपने इसको यहाँ से, या तो यहाँ से ले लेना नीचे से, या किसी के पास होगा तो उसे जेरोक्स करा लेना और होमवर्क की कॉपी में उसको पेस्ट कर लेना। ठीक है, तो हमने रेस्पिरेशन खत्म कर लिया है, और रेस्पिरेशन के बाद हमारा जो लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है क्या? ट्रांसपोर्टेशन। क्या टॉपिक है? ट्रांसपोर्टेशन। रेस्पिरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सैटरडे को करेंगे, शनिवार को पूरा टाइम है, आज ट्यूसडे है, 3-4 दिन के बीच में टाइम है, पढ़ के आना अच्छे से क्वेश्चन, पूरा एक 30 to 50 क्वेश्चन का एक बंच रहेगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन जब हम करेंगे तो पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग को अब पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन। देखो, हमने न्यूट्रिशन कर लिया था, न्यूट्रिशन में हमको बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर और हमारे इंटेस्टाइन के अंदर हमने जो फूड हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड था वो क्या कर लिया था? एब्जॉर्ब कर लिया था। बात समझ में आ गई? और जो मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए चाहिए था वो हमने एब्जॉर्ब कर लिया था। कहाँ पे एब्जॉर्ब किया था? लार्ज इंटेस्टाइन में। बात समझ में आती है? 3 चीज़ें हैं, वाटर, मिनरल एंड ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो हमने ये तीनों चीज़ें, ये सब जितनी भी रिक्वायरमेंट, बॉडी को रिक्वायरमेंट वाली जो चीज़ें थी हमने क्या कर लिया था? न्यूट्रिशन में एब्जॉर्ब कर लिया था। और अब उस एब्जॉर्प्शन के बाद, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, जब तुमको न्यूट्रिएंट मिल गया, मान लो तुमको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, प्रोटीन मिल गया, फैट मिल गया, मिनरल मिल गया, वाटर मिल गया, ड्रग मिल गया, तो अब ये जो मटेरियल्स हैं, इन मटेरियल्स की ज़रूरत बॉडी के हर एक सेल को होती है।
इन मटेरियल्स की जरूरत बॉडी के हर एक सेल को होती है। भाई तुमने खाना खाया तो ऐसा तो नहीं है कि उस दैट पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट या पर्टिकुलर प्रोटीन या पर्टिकुलर फैट की जरूरत सिर्फ स्टमक को या इंटेस्टाइन को है, उसकी जरूरत तो पूरे बॉडी को है ना, कि पूरे बॉडी के सेल को जब न्यूट्रिएंट देंगे तभी उसी न्यूट्रिएंट से वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और वर्क करेगा। तो बॉडी के हर एक पार्ट को जब न्यूट्रिएंट की जरूरत है, और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कहाँ पे हुआ था, हमारे स्टमक के अंदर, तो वो जो न्यूट्रिएंट है उस न्यूट्रिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन दैट पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन पॉइंट से पूरे बॉडी के अंदर करना बहुत इसेंशियल होता है। अगर वो नहीं होगा तो पूरे बॉडी को फूड नहीं मिल पाएगा, और पूरे बॉडी को फूड नहीं मिलेगा तो वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करा पाएंगे, और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करा पाएंगे तो वर्क पॉसिबल नहीं है। तो जैसे एक चीज़ समझो, जैसे मान लो क्या हुआ कि जैसे तुमने अभी एग्जाम्पल इसका कैसे ले सकते हो, मान लो फ्लिपकार्ट से तुमने चीज़ें ऑर्डर की, तो ऐसा तो है नहीं कि जहाँ से तुम्हारा जो शॉप है उस शॉप से तुम्हारे लिए एक पर्टिकुलर लेके आएगा और तुम्हें लाके वहाँ पे डिलीवर करके चला जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। बहुत सारे ऑर्डर एक एरिया के क्या होते हैं कि मान लो कि पूरे गोरखपुर मंडल का जो ऑर्डर है पहले गोरखपुर आया, फिर यहाँ से धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होकर कहाँ गया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में गया, वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होकर अलग अलग रीजन्स में गया। तो क्या होता है कि जैसे कोई बॉडी के अंदर जब हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, 9th क्लास में जब तुमने टिश्यू पढ़ा होगा तो वहाँ पे तुमको बताया गया होगा कि टिश्यू का फॉर्मेशन क्यों होता है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, काम का बंटवारा हो जाता है कि जो स्टमक के सेल्स हैं वो क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे और एब्जॉर्प्शन करेंगे, इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करेगा, बाकी जो हमारा लंग्स है वो रेस्पिरेशन करेगा। मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट अपना अपना फंक्शन क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, और उससे मिलने वाले प्रोडक्ट बॉडी के हर एक पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू वेरियस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नोन एज व्हाट, ट्रांसपोर्टेशन। हम बॉडी के अंदर वेरियस मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के हर एक पार्ट में करते हैं, और उस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम होता है वो क्या होता है, ब्लड होता है। क्या होता है, ब्लड। तुमने कनेक्टिव टिश्यू 9th क्लास में पढ़ा होगा, ब्लड का पूरा कंपोजिशन वहां पे पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो ब्लड जो होता है वो ब्लड एक लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी में फ्लो करती है, और उस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू क्या होता है, चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के हर एक पार्ट में होता है। जैसे तुमने अभी रेस्पिरेशन में पढ़ा था, एल्वियोलाई के सरफेस पे क्या होता था, ब्लड वेसल होता था, वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता था, फिर ब्लड पूरे बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाता था, और उधर से पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता था, एक्यूमुलेट करके लेके आता था। तो इधर से क्या किया उसने, ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, उधर से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का कलेक्शन कर लिया। तो ये सब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। तुमने जब फूड एब्जॉर्ब किया था तो वहाँ पे तुमको फूड जब तुमने एब्जॉर्ब किया था तो एब्जॉर्प्शन के बाद फिर क्या होगा, एसिमिलेशन पढ़ाया गया होगा। क्या पढ़ाया गया होगा, 5 स्टेप होते हैं ना वो लोग न्यूट्रिशन के, कैसे काम चलेगा। होलोजिक तो पढ़ा था ना बेटा, न्यूट्रिशन पढ़ा था ना, अरे ऐसे कैसे नहीं पढ़ा था, तुमने तो कहा था पढ़ा था, इसलिए तो मैंने रेस्पिरेशन पढ़ाया था, स्टार्टिंग से पढ़ाया होता, मैंने न्यूट्रिशन पढ़ाया होता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार और पढ़ा दूंगा, अभी समझो यहाँ से ध्यान से। देखो जब भी न्यूट्रिशन जब करोगे, ठीक है, जब न्यूट्रिशन करोगे तो न्यूट्रिशन करने के बाद तुम्हारे इंटेस्टाइन में और स्टमक में मटेरियल्स का, चाहे प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, उसका एब्जॉर्प्शन होगा। उस पर्टिकुलर एब्जॉर्ब मटेरियल, प्रोटीन या पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट या फैट को, फैट कहाँ पे जाएगा एब्जॉर्ब होके, ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट में फ्लो करेगी, और फ्लो करने के बाद वो बॉडी के हर एक पार्ट में क्या करेगी, उस मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो ये भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो बॉडी के देखो हमको ट्रांसपोर्टेशन 2 पार्ट में पढ़ना है। एक ट्रांसपोर्टेशन हमको पढ़ना है एनिमल्स के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है एनिमल्स के अंदर, और बेसिकली एनिमल के अंदर हमको किस में पढ़ना है, ह्यूमन में, ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। और फिर एक पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, यहाँ पे पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो ये वाला पार्ट हम लोग अगले इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है, ह्यूमन के में ट्रांसपोर्टेशन। तो ह्यूमन का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, 3 पार्ट होते हैं ह्यूमन के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। एक वहाँ पे होता है ब्लड, एक क्या होता है, ब्लड, दूसरा वहाँ पे होता है ब्लड वेसल्स, दूसरा क्या होता है, ब्लड वेसल्स, और तीसरा होता है हार्ट। तीसरा क्या होता है, हार्ट। बात समझ में आ गई। ये 3 जो हमारे बॉडी के पार्ट हैं, पहला जो ब्लड है, दूसरा जो ब्लड वेसल्स हैं, तीसरा जो हार्ट है, ये तीनों मिलके बॉडी के अंदर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम।
तो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किसने बनाया? ह्यूमंस के अंदर ब्लड वेसल्स एंड हार्ट ने। यही कहानी अगर प्लांट के अंदर देखोगे तो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन बनाता है? जाइलम एंड फ्लोएम। कौन बनाता है बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ही प्लांट के अंदर सारे के सारे मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में करते हैं। बताया गया होगा कि जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? बोलो। वाटर का। किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? वाटर का। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? फूड का। किसका करता है? फूड का। चूंकि वाटर के अंदर मिनरल डिजॉल्व होते हैं तो इसलिए जाइलम मजबूरी में वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? मिनरल का। और फूड के साथ साथ जो फ्लोएम है ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? हार्मोन्स का। किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? याद कैसे रहेगा? ये चीजें भूल जाती हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा? जाइलम। क्या लिखा हुआ है? जाइलम। और वाटर का मतलब क्या होता है? जल। ठीक है, तो जो से जाइलम, जो से जल। यहाँ क्या लिखा हुआ है? फ्लोएम। क्या लिखा हुआ है? फ्लोएम। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फूड। ठीक है, तो फॉर एंड फॉर। तो ये चीज़ें छोटे छोटे ट्रिक्स तुम्हें बनाने पड़ेंगे क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि जाइलम और फ्लोएम में कौन किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये वाला पार्ट हम लोग अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। अभी हमको क्या डिस्कस करना है? ह्यूमन में के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे बनता है उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। चलो कुछ बेसिक बातें ब्लड के बारे में और फिर उसके बाद क्लास यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अगला जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा। देखो ब्लड जो होता है, इस ब्लड के बारे में समझो। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इस ब्लड में क्या होता है? दो कंपोनेंट होते हैं इस ब्लड के दो कंपोनेंट हैं। एक जो है इसका मैट्रिक्स है। क्या है बेटा? मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है और दूसरा क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट है। क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। देखो जब भी किसी कनेक्टिव टिश्यू की बात हम करते हैं, हमने जब 9th क्लास में कनेक्टिव टिश्यू अगर पढ़ा था, मैं नहीं कहूंगा कि सबने पढ़ा था, अगर पढ़ा था, क्योंकि देख के तो नहीं लग रहा पढ़ा था, तो अगर पढ़ा था तो वहां पे क्या हमको पता चलता था कि किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती, तीन कंपोनेंट होते ही होते थे। एक, उस कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो। जैसे बोन का मैट्रिक्स क्या होता था? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता था? वो सॉलिड होता था। ये एक मैट्रिक्स होगा, दूसरा उसका सेलुलर कंपोनेंट होगा और तीसरा फाइबर होगा। ब्लड के अंदर फाइबर क्या होता है? एब्सेंट होता है। ब्लड के अंदर सिर्फ दो चीजें होती हैं, मैट्रिक्स और फॉर्म्ड एलिमेंट। इसके मैट्रिक्स को हम कहते हैं प्लाज्मा। ब्लड के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और यही मैट्रिक्स जो प्लाज्मा है यही फ्लूइड के फॉर्म में होता है। यही किसके फॉर्म में होता है? फ्लूइड के फॉर्म में। और यही प्लाज्मा के प्रेजेंस की वजह से ही ब्लड के अंदर फ्लूइडिटी होती है। अगर प्लाज्मा नहीं होता तो ब्लड के अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन कंपोनेंट आते हैं। कौन कौन से? पहला जो आता है वो आता है आरबीसी, दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी एंड तीसरा आता है क्या? बोलो, प्लेटलेट्स। तीसरा क्या आता है? प्लेटलेट्स। परसेंटेज वाइज देखो, जो प्लाज्मा है पूरे ब्लड का 55% होता है। पूरे ब्लड का 55% होता है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों मिला के जब होते हैं तो ये कितने होते हैं? 45%। कितने होते हैं? 45%। तो यानी कि अगर हमारे पास 10 लीटर अगर ब्लड हो हमारी पूरी बॉडी के अंदर, होता नहीं है जनरली, तो 10 लीटर ब्लड के अंदर 5.5 लीटर क्या होगा? हमारा प्लाज्मा होगा एंड 4.5 लीटर क्या होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे? चलो नेक्स्ट समझो। यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में 2-4 बातें इंपॉर्टेंट है, बस वही तुम्हें पढ़ना है। उसके अलावा प्लाज्मा के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, बाकी हमको पढ़ना है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में। प्लाज्मा से रिलेटेड बातें समझ लो। इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। किस कलर का होता है? येलो कलर का। येलो कलर का होता है। इस प्लाज्मा के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? इस प्लाज्मा का लगभग 90% हिस्सा जो होता है वो क्या होता है?
वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है। और 6 to 8% हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये पॉइंट्स तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। कलर कौन सा? येलो कलर का। कितना वाटर? 90%। कितना प्रोटीन? 6 to 8%। पॉइंट ना समझना, पॉइंट यहाँ पे लिखा है, मैं पॉइंट ही पढ़ रहा हूँ। 6 to 8%। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? प्लाज्मा का वर्क क्या है वो तो मैंने तुम्हें पहले एक्सप्लेन कर रखा है कि प्लाज्मा जो है वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? फ्लूइडिटी। अब तुम पूछोगे कि सर आप तो कह रहे हो कि 90% और 6 to 8%, यानी कि सर 96 to 98 की बात कर ले रहा हो, 4 to 2 की बात कौन करेगा? तो देखो 4 to 2 की बात ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो होता है या कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आरबीसी के साथ कंबाइन होकर ट्रेवल करता है या ट्रांसपोर्ट होता है। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, वो तो हमेशा ट्रांसपोर्टेशन उसका हो रहा है ना बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। तो बाकी जो प्लाज्मा का जो परसेंटेज यहाँ पे मिसिंग है वो परसेंटेज किसका है? जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल है उनका है। बात समझ में आ गई? फिर बाकी यहाँ पे बचता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। प्लाज्मा के बारे में जितनी यहाँ पे मैंने डेटा लिखा है वो इंपॉर्टेंट है और उतना ही सफिशियंट है। बाकी पढ़ के आना। हम लोग कल आरबीसी डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे और उसके बाद हार्ट का वाला पोर्शन जो है वो खत्म करेंगे। इंपॉर्टेंट है हार्ट, उसका फिगर बनाने तुम्हें आता है, प्रैक्टिस करके आना। मैं फिगर बनाऊंगा नहीं, तुम लोगों में से किसी से फिगर बनवाऊंगा और उसी को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो 2 चीजें तुम्हें करके आना है घर से, एक पढ़ के आना है और दूसरा हार्ट का फिगर प्रैक्टिस करके आना है। मैं किसी से भी कह सकता हूँ बनाने के लिए। क्लियर है? चलो।